हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज की वीडियो में हम रिवीजन का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। मशीन के बारे में वैज्ञानिकों का क्या दावा था? क्वेश्चन नंबर 21 है, मशीन के बारे में वैज्ञानिकों का क्या दावा था? तो इसका आंसर है, उसका दावा यह था कि मशीन तीनों कालों की यात्रा करवा सकती है, जिसमें बैठकर अतीत की भी सैर की व्यक्ति जो है वो अतीत की भी सैर कर सकता है और भविष्य का भी पता लगा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्टालिका कैसी थी और उसके अंदर लोग क्या कर रहे थे? अट्टालिका कैसी थी? अट्टालिका जो थी वो संगमरमर की थी और दीवारों पर बनी खिड़कियों में काले रंग के मोटे मोटे पर्दे टंगे थे, है ना। अंदर लगभग 100 लोग थे जो फर्श पर बैठे हुए थे और उनके सामने चौकियां थी जिन पर सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। अट्टालिका संगमरमर की थी। क्या याद रखना है? अट्टालिका संगमरमर की थी और दीवारों पर बनी खिड़कियों में काले रंग के मोटे मोटे पर्दे टंगे हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 अपन ने रिवाइज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22 का रिवीजन करेंगे। मशीन का हैंडल खींचते ही क्या घटित हुआ? तो मशीन का हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला जो है वो गायब हो गई। पल भर में रात होती और पल भर में दिन निकल आता। काल यंत्र में लगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी और वैज्ञानिकों को पल भर में 20वीं सदी पार कर ली, फिर 21वीं सदी में पहुंचा और फिर 22वीं सदी में पहुंच गया। मशीन का हैंडल जैसे ही मशीन का हैंडल खींचा तो क्या हुआ? क्या देखते हैं कि प्रयोगशाला जो गायब हो जाती है और जो वो पल भर में, मतलब इतनी फास्ट दिन और रातें निकलते थे कि पता ही नहीं चलता था। और काल यंत्र में जो घड़ी की सुइयां लगी हुई थी वो बहुत तेजी से घूम रही थी। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक जो थे वो कुछ ही मिनटों में 20वीं सदी और 21वीं सदी पार करके 22वीं सदी में पहुंच गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 4, कुएं के अंदर का दृश्य कैसा था? कुएं के अंदर एक सुरंग दिखाई दी, वहां पर कई मशीनों के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद देखा कि सुरंग खत्म हो गई थी और एक खुली जगह पर तरह तरह की मशीनें लगी हुई थी। कुएं के अंदर एक सुरंग थी, वहां पर बहुत सारी मशीनें चल रही थी जिसकी आवाज सुनाई दे रही थी, और थोड़ी दूर जब देखा तो सुरंग खत्म हो गई थी और एक खुली जगह पर तरह तरह की बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को गुप्त लोक के लोगों ने कैसे अपने जाल में फंसा लिया? लेखक को गुप्त लोक के लोगों ने किस प्रकार से अपने जाल में फंसा लिया? तो लेखक हार कर पंखों वाली मूर्ति के पास आ गया और वहां पर चबूतरे में एक द्वार निकल आया था और उसके सामने ही उसका कालयंत्र नजर आया। वह तुरंत कालयंत्र की ओर भागा, मतलब कालयंत्र की तरफ वो जाने ही लगा, दौड़ा ही था और अभी भी उसका निरीक्षण कर ही रहा था कि एकाएक जोर की आवाज सुनाई दी और चबूतरे का जो दरवाजा है वो बंद हो गया। इस तरह गुप्तलोक के लोगों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। क्या होता है कि जो लेखक होता है, जो वैज्ञानिक था, उसको वो मूर्ति के पास पहुंच गया था जैसे तैसे, तो वहां पर एक द्वार था और उसके सामने ही उसका कालयंत्र उसको नजर आया। तो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा लेने के लिए, उसका निरीक्षण कर ही रहा था, उसको देख ही रहा था कि अचानक बहुत जोर से आवाज हुई और जो बाहर जो चबूतरा बना हुआ था वहां पर दरवाजा बंद हो गया और इस प्रकार से लोगों ने उसको अपने जाल में फंसा लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, लेखक ने गुप्त लोक और वहां के लोगों के बारे में क्या बताया? लेखक ने गुप्त लोक के लोगों को और वहां के बारे में क्या बताया? चलिए, जो लेखक अपनी काल यात्रा के दौरान वो 21वीं सदी में पहुंचा तो उसका मतलब सामना ऐसे प्राणियों से हुआ जिसकी भाषा और जो बनावट था, आचार व्यवहार, वो सब कुछ अलग थे। लेखक ने उस लोक का नाम गुप्त लोक रख दिया और गुप्त लोक के निवासी थोड़े विचित्र थे। उनकी आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और लाल थी और उनके सिर बहुत ही लंबे और घने बाल थे और वे कुएं के अंदर रहते थे। उनकी विशेषता ये थी कि वो कुएं के अंदर रहते थे, ना, और वे मशीनों का उपयोग करते थे। वे रोशनी से बहुत डरते थे। जैसे ही उजाला होता था तो वो भागकर कुएं के अंदर छिप जाते थे या बाहर नहीं निकलते थे। वे सिर्फ अंधेरे में ही रहते थे। जब अंधेरा होता तो वो बाहर निकलते थे। उन्होंने एक बार, क्या होता है कि एक बार उन्होंने पंखों वाली एक बड़ी मूर्ति बना रखी थी जिसमें वे अपना सामान छिपा कर रखते थे। सारा सामान उस मूर्ति के अंदर वो रखते थे जिसके पंख बने हुए थे। उन्होंने लेखक का कालयंत्र भी उसी में छिपा कर रख दिया था। तो वे आक्रामक थे, मतलब जैसे उसमें अंधेरा उसी में छिपा कर रख दिया था, वे आक्रामक थे और अंधेरा होते ही लेखक पर हमला कर देते थे। उजाले से तो वो डरते थे, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता था तो वो
बाहर निकलते थे और उस पर हमला करते थे, और उजाला होता तो वो भागकर चले जाते थे। वे चालाक भी थे बहुत। उन्होंने लेखक को अपने जाल में तब फंसा लिया था जब वे अपने पंखों वाली मूर्ति के अंदर चबूतरे में रखा अपना काल यंत्र का निरीक्षण कर रहा था। उन्होंने लेखक को अपने जाल में कब फंसाया, जब वह मूर्ति के, वो जो पंखों वाली मूर्ति थी जिसके अंदर वो बहुत सारा सामान रखते थे, तो उन्होंने मशीन भी उसकी उस पंखों वाली मूर्ति के अंदर रखी थी। तो जैसे ही लेखक वहां पर पहुंचा, उसका निरीक्षण कर रहा था, तो उन्होंने उसको फंसा लिया, अपने जाल में फंसा लिया था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, काल यंत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो काल यंत्र नामक मशीन थी वो तीनों कालों की यात्रा करवा सकती थी। सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जो काल यंत्र नामक मशीन तीनों कालों की यात्रा करवा सकती थी, और उसमें बैठकर कोई भी अतीत की भी सैर कर सकता था और भविष्य का भी पता लगा सकता था, है ना। यह यंत्र एक कुर्सी के जैसा था और उसमें हत्थे लगे हुए थे, और उसमें अन्य सहायक यंत्र और उपकरणों के साथ हैंडल भी लगे हुए थे। एक हैंडल घुमाने पर भूतकाल की सैर की जा सकती थी तो दूसरा भविष्य में ले जाता था। हैंडल घुमाने पर मशीन चालू हो जाती थी और उस पर बैठे व्यक्ति को उस काल में ले जाती थी जहां वह जाना चाहता था। मशीन को रोकने के लिए उसी हैंडल को घुमाना होता था। ओके बच्चों, आया समझ में आपको? जो काल यंत्र नामक मशीन थी वो तीनों कालों की यात्रा करवा सकती थी, और उसमें बैठकर व्यक्ति जो है वो भविष्य की भी सैर कर सकता था और अतीत का भी पता लगा सकता था। और यह यंत्र एक कुर्सी की प्रकार का था, जैसे आप चेयर होती ना उस तरीके से होता है, जिसमें हत्थे लगे हुए थे और अन्य सहायक यंत्र और उपकरण भी लगे हुए थे, है ना। बहुत सारे उसके हैंडल वगैरह लगे हुए थे। तो एक हैंडल घुमाते तो भूतकाल की सैर की जा सकती थी, उसी प्रकार दूसरा हैंडल घुमाते थे तो भविष्य की तरफ वो ले जाता था। तो इस प्रकार से जो मनुष्य उस पर जैसे ही बैठता था तो सब प्रकार की काल की यात्रा उसमें की जा सकती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम को परिभाषित कीजिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? बच्चों, सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व तथा नाम, है ना। इस प्रकार सर्वनाम का क्या अर्थ होता है? सबका नाम। सर्व मीन्स सबका और नाम मीन्स नाम। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ओके, जैसे यह, वह, उन्हें, उन्होंने, उनको, इस प्रकार से आए समझ में। ये सब संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी का नाम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं तो उसके स्थान पे मान लीजिए मोहन है, रेखा है, गीता है, किसी का भी नाम है, तो उसकी जगह आपने क्या बोल दिया? नाम नहीं लेकर क्या बोल दिया? वह, यह, उन्हें, उन्होंने, उनको, ये सब, ये क्या हो गए? सर्वनाम। ओके, सर्वनाम के प्रयोग के भी बहुत सारे नियम हैं जो आपके बुक में दे रखे हैं, पेज नंबर 22 से पेज नंबर 21, 22, 23, है ना। तो आपको सारे ये एक बार रिवाइज कर लेने हैं, अच्छे से देख लेने हैं। ओके, सर्वनाम के प्रयोग के किन्हीं 3 नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसके प्रयोग के कोई 3 नियम मैंने आपको समझा रखे हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे इस सर्वनाम का जो प्रयोग है वो फर्स्ट वाला नियम क्या कहता है कि सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा शब्द के प्रयोग के बाद ही होता है ना। जैसे मालती बाजार गई तो अपनी छोटी बेटी को भी अपने साथ लेकर गई। ओके, तो उदाहरण में सर्वनाम वह से पहले संज्ञा शब्द मालती का प्रयोग हुआ है ना। तो इस उदाहरण में सर्वनाम शब्द का शुद्ध प्रयोग हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन इसका सेकंड प्रयोग क्या होगा कि सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लिंग बदलने पर सर्वनाम शब्दों में कोई अंतर नहीं आता, तथा क्रिया शब्द से ही वाक्य में आए सर्वनाम शब्द का लिंग जाना जाता है। आप तो सिर्फ उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा? मैं पढ़ रही हूँ। तो इसमें लिंग बदलने पर क्या हो? सर्वनाम शब्दों में कोई अंतर नहीं आया। जैसे सर्वनाम क्या है, इसमें मैं पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो वैसा का वैसा ही है, चाहे स्त्रीलिंगी चाहे पुल्लिंगी। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट है वजन बदलने से सर्वनाम शब्द के रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे वह विद्यालय जा रहा है तो वे विद्यालय जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर वह और वे ये दोनों क्या है? सर्वनाम। ओके, तो ध्यान क्या रखना आपको, जब वचन बदलेगा तो सर्वनाम के रूप में भी बदलाव आ जाएगा। ओके, तो ये सर्वनाम के प्रयोग के कुछ नियम है, मैंने आपको समझाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम शब्द हम का प्रयोग समझाइए। अब देखो, हम शब्द का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है। जैसे लेखक,
नेता, उच्च अधिकारी, राजा, महाराजा आदि अपने लिए मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष एक वचन सर्वनाम के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे राजा ने कहा हमारे सम्मुख अपराधी को प्रस्तुत करो, तो राजा ने मेरे सामने अपराधी को प्रस्तुत करो, उसके लिए क्या बोला, हमारे सामने, है ना। तो हम का प्रयोग इस प्रकार से भी किया जा सकता है। कहे अभिमान, क्रोध आदि के प्रदर्शन में भी हम का प्रयोग होता है, जैसे हमने किसी का भी अपमान नहीं किया। ओके, हमने मतलब अपन जैसे अभिमान में बोल रहे हैं या गुस्से में बोल रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमने किसी का भी अपमान नहीं किया। मैंने के स्थान पर अपन क्या बोल देते हैं, हम। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम का प्रयोग हुआ। देश, जाति अथवा कुटुंब के विषय में बोलते समय हम का प्रयोग होता है, जैसे हमारा देश वीर सपूतों की जन्मभूमि है। इस प्रकार से सर्वनाम के बहुत सारे प्रयोग हैं। आप अपनी बुक में एक बार से और अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो मैंने वीडियो आपको पहले सेंड किया था वो वीडियो भी आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ तक आप अपनी कॉपी में रिवीजन लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।